सुप्रभात बच्चों। तो आज हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम रघुपति सहाय फिराक था। ठीक है। फिराक गोरखपुरी जी कई पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुके थे। कई भाषाओं पर उनका बहुत अधिकार था और उनकी भाषा की सहजता और सुंदरता इस रुबाई में बहुत प्रखर होकर सामने आती है, बहुत खुलकर सामने आती है ना। इस रुबाई में, रुबाई एक छंद है, आप लोगों को मैंने बताया था। रुबाई एक छंद है, उर्दू का छंद है, जिसमें पहले, दूसरी और चौथी पंक्तियाँ का जो अंत होता है वो तुकांत होता है, तीसरी पंक्ति अलग होती है, पृथक होती है। ठीक है। तो रुबाई छंद है ये, जिसमें माँ और पुत्र के बीच के वात्सल्य और ममत्व के सौंदर्य का अप्रतिम रूप देखने को मिलता है। और भाषा इतनी सहज है, इतनी सरल है कि जैसे एक पूरा चित्र सामने आ जाता है। एक चित्रात्मक प्रस्तुति है ये, है ना। उर्दू के शब्द हैं और देशज शब्द हैं, लोक भाषा के शब्द हैं और इतनी सहजता से प्रयुक्त किए गए हैं कवि के द्वारा कि तुरंत हमारे भीतर जैसे वो दृश्य सामने आ जाता है। तुरंत वो, उसको समझने में तो कोई परेशानी नहीं ही होती है, तुरंत वो दृश्य भी हमारे सामने उभर कर आ जाता है। बहुत ही विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू, लोक भाषा, देशज शब्दों का। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनूठा प्रयोग देखने को इस रुबाई में मिलता है। एक बच्चा माँ के लिए क्या होता है, माँ बच्चे के लिए माँ क्या होती है, इन दोनों के बीच के संबंधों के तार किस किस रूप में जुड़े होते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इस रुबाई में कवि फिराक गोरखपुरी उर्फ रघुपति सहाय फिराक, या ये कह सकते हैं कि रघुपति सहाय फिराक उर्फ फिराक गोरखपुरी ने। ठीक है। बच्चों की फरमाइश है, बच्चों की ज़िद है, माँ को उस पर ममता आती है। माँ अपने बच्चों को कैसे, माँ के लिए बच्चा कैसे एक खिलौने की तरह होता है, जिसको देख देख कर वो निहाल होती है, जिसकी फरमाइशें पूरी करके खुश होती है। उसकी ममता अपनी पराकाष्ठा पर चली जाती है ना। उसके पुत्र के, उसके बच्चे के, उसके संतान के स्नेह के दमक उसके चेहरे के लावण्य को कितना बढ़ा देती है। ये सारा बहुत ही सुंदर चित्रण इस रुबाई में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस रुबाई की शुरुआत हम लोग करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये लगता है जैसे मेरे आपके सबकी कहानी है, सबकी कविता है ना। ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी खास विशेष बच्चे के लिए कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे कि ये तो हमारी ही बात है, ये तो हमारी माँ ने हमारे साथ किया होगा या किया था, है ना। तो माँ जब बच्चे को खिलाती है, माँ जब गोद में लेकर उसे झुलाती है और बच्चा जब किलकारी मारता है, तो माँ उसकी खुशियों को देख कर के उसको और खुश करने के लिए उसको हवा में उछाल उछाल करके खुद भी खुश होती है ना। हवा में उछालती है, उसको पकड़ती है और बच्चा बहुत खुश होता है उसके इस खेल से। ठीक है। तो यहाँ चांद का टुकड़ा कौन है? चांद का टुकड़ा माँ का बेटा है, माँ की संतान है। माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है उसका बच्चा, है ना। उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई होता है दुनिया में, तो वो होता है उसका अपना बच्चा, वो होती है उसकी अपनी संतान। इसीलिए यहाँ कवि ने कहा है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी अपनी संतान को लेकर, अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। हाथों पे झुलाती है, उसे गोद में भरती है, हाथों में झुलाती है, झुला देती है और बीच बीच में उसे हवा में उछाल कर लपकती है, फिर गोद में पकड़ लेती है
और इस खेल में बच्चे को बहुत आनंद आता है, वह खिलखिलाकर हंसता है, वो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है, उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। ठीक है। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। माँ जब बच्चे को नहलाती है, हाँ, तो बच्चा ऐसे नहीं है कि बहुत शांत होकर स्थिर होकर गंभीरता से नहाता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे के साथ माँ भी खेल करती है ना। पानी को उछाल कर छलका कर बच्चे को नहलाती है और बच्चा भी वैसे ही खेलता है पानी से। उसके बाद नहला धुलाने के बाद माँ क्या करती है, माँ बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ती है, उसे घुटनों से बांधती है, उसके बाद उसके गाल को पकड़ के उसके बालों में कंघी करती है। और जब उसका चेहरा ऊंचा करके माँ उसके बालों में कंघी करती है तो बच्चा अपने माँ के मुँह को बहुत स्नेह से निहारता है, बहुत प्यार से देखता है, उसको माँ का ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। यह दृश्य अपने आप में कितना सुंदर, कितना मनोरम है। यह एक जैसे जीवंत होकर सामने आ जाता है आँखों के, है ना। हम वो देखने लग जाते हैं कि हाँ, माँ बच्चे को ऐसे पैरों के बीच में पकड़ के उसकी कंघी कर रही है, उसके गालों को पकड़ के। ठीक है। तो यहाँ वात्सल्य की कोमलता एकदम चरम में, सहज होकर के एकदम चरम रूप में सामने आती है। ठीक है। इसके सौंदर्य, इसके शिल्प की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसके भाव को समझ लें। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़ पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। उसके बाद दिवाली की शाम आती है, घर सजा धजा होता है, पुताई हुई रहती है, यानी घर में भी एक दमक होती है, घर भी चमकता दमकता लगता है। और ऐसे में बच्चे के लिए माँ चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आती है। ठीक है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आती है, वो रूपवती मुखड़ पे एक नर्म दमक। और बच्चों की फरमाइश पूरी करने के बाद बच्चे को खुश देख करके माँ के चेहरे पर एक स्नेह भरी जो दमक होती है, जो स्नेह की आभा होती है, वो उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है ना। तो माँ तो ऐसे भी सुंदर होती है, जहाँ माँ शब्द जुड़ गया वहाँ सौंदर्य अपने आप शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर है कि वह सुंदर माँ के चेहरे पर एक स्नेह की मधुर सी आभा है, स्नेह की मधुर सी चमक है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और वह सुंदर सी नर्म मुलायम कोमल मधुर सी आभा वाली माँ अपने बच्चे के घरौंदे को दिए में दिया जलाकर उसे रोशन करती है। ठीक है, उसे रोशन करती है, यानी उसे माँ को बहुत खुशी मिलती है बच्चों के लिए ऐसा करके।